देखिए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए आपको आइंस्टीन बनने की जरूरत नहीं है और ना ही पढ़ाई में शुरुआत से बहुत अच्छा होने की जरूरत है। मैंने आईआईटीएन, आईआईएम से पास आउट डॉक्टर्स सभी को इस एग्जाम में फेल होते हुए, विफल होते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक प्रभावी रणनीति, एक ब्लूप्रिंट नहीं होता। और आज इसी डायरेक्शन पर हम बात करेंगे। पीछे जो आपको मार्कशीट दिखाई दे रही है, ये मेरी अपनी मार्कशीट है यूपीएससी 2020 की, जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने 939 टोटल मार्क्स यहाँ पर स्कोर किए और रिटर्न स्कोर यहाँ पर 777 का था। अब 777 आप उस साल के हिसाब से पता कीजिए, एक काफी यहाँ पर रेलेवेंट और काफी मजबूत स्कोर 777 रिटर्न में माना जाता है। वो तो इंटरव्यू में कम थे तो चलो ठीक है ओवरऑल, बट ये मार्कशीट मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि मैं कंप्लीटली क्रेडिबल हूं आपको ये बताने के लिए कि यूपीएससी में आपका ब्लूप्रिंट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। और जब आप इस मार्कशीट को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 7 सब्जेक्ट हैं जिनके टोटल मार्क्स हमारी एग्जाम में ऐड होते हैं। मेंस के 2 और सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो इंग्लिश का पेपर होता है, एक कंपलसरी लैंग्वेज का पेपर होता है। आमतौर पे जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं इनका ये पेपर हिंदी होता है, जनरली लोग हिंदी ही ऑप्ट करते हैं। बट ओवरऑल इन लैंग्वेज पेपर्स में आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, इसलिए बच्चा लोग को इसमें 1 से 2 दिन से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स आपको काम आते हैं वो ऐसे है, पेपर 4 आपके जीएस से लेकर पेपर 1 से लेकर 4 तक सामान्य ज्ञान के, और यहाँ पर वैकल्पिक विषय है। मेरा पीएसआईआर था तो इसमें आप मार्क्स आराम से देख सकते हो। टोटल मेरे यहाँ पर 276 पीएसआईआर में भी बने थे। अब आपको एक ब्लूप्रिंट बनाने के लिए मैं शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरी स्ट्रेटेजी बनाऊंगी। देखिए, अभी तक आपने जो भी पुराने पाप किए होंगे जुलाई, अभी अगस्त तक, आज देखिए हमारे पास 27 अगस्त तक है, अभी तक जितने भी पुराने पाप किए चलेगा, लेकिन अब इसके आगे आपको नई चीजें करनी है और जैसा मैं कहूं वैसा आपको मानना है। सबसे पहले आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रूटीन ही नहीं, लेकिन आपका सिस्टम, आपकी जो प्रणाली है वो प्रॉपर बनी होनी चाहिए। और इसके लिए आपको सिलेबस, अपने पाठ्यक्रम पर नजर डालनी होगी, खास तौर पर प्रीलिम्स के पाठ्यक्रम पर। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर करंट इवेंट से लेकर, इतिहास से लेकर, भूगोल से लेकर, राज्य व्यवस्था से लेकर, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था से लेकर, ओवरऑल यहाँ पर चीजें दी गई हैं, सामान्य ज्ञान। और इस सिलेबस में आखिरी एक बात की होती है, एक्सेट्रा, यानी आदि, यानी इसके अलावा भी आपसे यूपीएससी बहुत कुछ पूछ सकता है। तो सबसे पहला आपके लिए लेसन ये है कि आपको जनरल अवेयरनेस वाली चीजों से अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। देखिए, इंस्टाग्राम कम चलाइए, थोड़ा सा यूट्यूब की रीलें कम देखिए और थोड़ा सा न्यूज की तरफ ज्यादा अवेयर रहिए कि आखिर करंट में समसामयिक घटनाओं में चीजें चल क्या रही है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ इन चीजों में बह जाना है भावुक होकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भावुक होकर बह जाते हैं, जिनको मैंने देखा है लिटरली आंखों के सामने अपने बर्बाद होते हुए। ऐसा नहीं करना है आपको। बहुत लिमिटेड स्तर तक, सीमित स्तर तक अपनी पढ़ाई के अलावा अगर आपको चीजें देखनी है या कुछ फॉलो करना है तो थोड़ा समसामयिक घटनाओं पर ध्यान दीजिए। अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है, एक जागरूक नागरिक की तरह ध्यान देने की कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ देखिए, सीसैट का भी सिलेबस मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे, बहुत स्टूडेंट्स मैंने सीसैट में फेल होते हुए देखे। तो आपको सीसैट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रभावी तरीके से अभी से करनी चाहिए, अगले 20 दिन तक, अपनी पढ़ाई के अलावा, अपनी सामान्य ज्ञान की पढ़ाई के अलावा, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर ला सके। अब इसके अलावा इस पेंटागन पर ध्यान दीजिए। देखिए, इस पेंटागन को कभी नहीं भूलना, चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आपको अगर मैं ऐसे बोलूं कि बताइए आपकी तैयारी में क्या सबसे महत्वपूर्ण है, तो इस पेंटागन की आपको याद हमेशा आनी चाहिए, जहां पर सबसे पहला है पैटर्न, यानी पैटर्न आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। प्रीलिम्स है, 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है और साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। मेंस में 7 सब्जेक्ट हैं, तो इस 7 सब्जेक्ट पर आपको 7 पर नजर रहनी चाहिए। अच्छा, ऑप्शनल वैकल्पिक विषय, अच्छा प्रीलिम्स में ये, अच्छा ये मेंस में, यहाँ पर सिलेबस में सामान्य ज्ञान में ये आता है। इसका पूरा पाठ्यक्रम आपको इस पैटर्न के हिसाब से पता होना चाहिए, पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। देखिए, प्रीलिम्स का सिलेबस तो फिर भी छोटा है, मेंस का जो पाठ्यक्रम है वो काफी बड़ा है, लेकिन इस पूरे पाठ्यक्रम के बारे में आपको ढंग से जानकारी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में, स्रोत वगैरह पढ़ने में मदद मिलेगी, लेकिन सिर्फ सिलेबस से क्लियर होने में मदद नहीं मिलेगी। देखिए, सिलेबस में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी और इसके लिए आप मेरे लिए और अपडेट्स यहां पर लेने के लिए https://t.me/PSIRUPSC इसको आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और जब आप इस पर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस सिलेबस का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन शुरुआत से लेकर आखिर तक मिल जाएगा और भी मेरे अपडेट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इसके बाद आपको स्रोत देखना है, अपने सोर्सेस का निर्धारण करना है। देखिए, बहुत से बच्चे मैं देखती हूँ
पॉलिटी में पता होता है लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, इतिहास में पढ़ा होता है स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, लेकिन ज्योग्राफी में पता नहीं होता क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमी में पता नहीं होता क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर पता नहीं होता इन्वायरमेंट में क्या पढ़ेंगे, और पढ़ाई चालू कर देते हैं। तो मैं आज आपको बता देती हूँ, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़नी है, इतिहास में स्पेक्ट्रम, और एनसीईआरटी एक पुरानी है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसको हिंदी में पढ़ना है अगर आप हिंदी माध्यम से, नहीं तो इंग्लिश में पढ़ेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 11वीं और 12वीं की। इसके अलावा पर्यावरण में भी क्लास 12वीं की बायोलॉजी की एनसीईआरटी की 4 यूनिट्स हैं, इनको पढ़ना है, और फैक्चुअल डिटेल्स के लिए पुराने क्वेश्चंस देखने हैं प्रीलिम्स के कई सारे। साइंस एंड टेक में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 6 से लेकर 10th तक की। तो ये आपके बहुत क्लियर यहाँ पर सोर्सेज होने चाहिए, निर्धारित मानक आपके स्रोत होने चाहिए, और ये शुरुआत से लेकर आप आखिरी तक एक ही सोर्स को फॉलो करो एक सब्जेक्ट के लिए, यही आपका रास्ता होना चाहिए। अगर जरा सा भी भटकोगे ना तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, आप ऑप्शनल की तैयारी नहीं कर पाओगे, ऐसे की तैयारी नहीं कर पाओगे, प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, टाइम कम पड़ जाएगा। वैसे ही अभी अगस्त आखिर निकल चुका है, तो आपको सितंबर से अब आपको बहुत टाइटली अपना बेल्ट टाइट करके लगना होगा, और वो नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ एक टॉपर बच्चे की दिनचर्या बहुत ढंग से निर्धारित होती है। देखिए, आपका जो शेड्यूल है वो प्रॉपरली डिसाइड होना चाहिए कि क्या शेड्यूल मेरा दिन भर का रहेगा। जॉब करने वाले बच्चों के लिए 5-6 घंटे, जो रेगुलरली पढ़ रहा है उसके लिए न्यूनतम से न्यूनतम 8 से 10 घंटे यहाँ पर जरूरी हो सकते हैं। तो 8-9 घंटे कैसे पढ़ना है, इनमें से कौन सा टाइम किस चीज को देना है, ये निर्धारित होना चाहिए। देखिए, आइडियल तौर पर अखबार के लिए आपका 1 से 1.5 घंटा निर्धारित होना चाहिए अभी, और दिसंबर तक, दिसंबर जो एंड है 30 दिसंबर तक, तब तक के लिए सामान्य ज्ञान के विषयों को आप 4 से 4.5 घंटा दे सकते हैं, और बाकी 2 से 3 घंटा वैकल्पिक विषय को यानी ऑप्शनल को देने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप पूरे पाठ्यक्रम पर एक संतुलन बना सके, बैलेंस बना के चीजें सुनिश्चित कर सके। इसके साथ साथ आपको दिशा बहुत क्लियर होनी चाहिए। देखिए, एक कहावत है ना, अगर आपको किसी भी अपने लक्ष्य पर पहुंचना है और आपको दिशा ही नहीं पता कहाँ जाना है, और जाना इधर रहेगा, आप जाओगे इधर, राइट, तो ऐसे केस में आप कभी अपने लक्ष्य पर शायद पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए दिशा बताने के लिए, दिशा पर चीजें निर्धारित करने के लिए, डायरेक्शन के लिए, अगेन पुराने पूछे गए सवाल चाहे प्रीलिम्स के, मेंस के, ये आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें, कोई भी विषय पढ़ना शुरू करें, उसके पहले पुराने सवाल जरूर देखें। अगर आप पुराने सवालों में और गाइडेंस चाहते हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैम इन PYQ उसको डिस्कस करो, इसको डिस्कस भी करेंगे। और साथ साथ ये आपको मेरे चैनल पर भी, जब आप इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहां भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो तैयारी शुरू करने से पहले यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, लेकिन बच्चे तैयारी शुरू करने के साथ साथ इन डाउट से जूझ रहे होते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। जैसे अगर आपको ये डाउट है कि मैम मैं तो बहुत एवरेज था, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था या अच्छी नहीं थी, तो कैसे करूंगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी फेवर्स द एवरेज। यूपीएससी ऐसे एवरेज बच्चे को आजकल फेवर करता है। यूपीएससी को कोई बहुत इंटेलिजेंट, कोई बहुत ज्ञानी, कोई बहुत बौद्धिक व्यक्ति नहीं चाहिए। यूपीएससी को वो व्यक्ति चाहिए जो निरंतर 1 साल तक लगातार पढ़ सके, जो निरंतर 8 घंटे रोज पढ़ सके और अपना एक रूटीन निर्धारित कर सके, जो यहाँ पर मॉडरेट हो, जो दोनों ही एक्सट्रीम्स में ना जाए, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति या तो पढ़ता है या बिल्कुल नहीं पढ़ता। यूपीएससी को ऐसा बच्चा चाहिए ही नहीं। यूपीएससी को एक एवरेज आपके जैसे ही बच्चा चाहिए, लेकिन आप अगर अनुशासित हैं, आप निरंतर तरीके से पढ़ेंगे, तभी आप यूपीएससी के फेवरेट और सिलेक्टेड बन जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ लोगों को एज के क्राइटेरियाज में प्रॉब्लम होती है कि मैम क्या से क्या एज तक एग्जाम दे सकते हैं, हम कॉलेज में हैं या फिर हमारी एज निकल गई है क्या। तो आज इसको फाइनली डिसाइड कर लो। देखो, जनरल कैटेगरी वाले अभी तक 32 वर्ष की आयु तक दे सकते हैं, अगर पैटर्न चेंज हो जाए तो बात अलग है, राइट। और इसके साथ साथ ओबीसी वाला व्यक्ति 35 वर्ष की आयु तक 9 अटेम्प्ट दे सकता है, जनरल वाला 32 वर्ष की आयु तक 6 अटेम्प्ट दे सकता है। SC ST के लिए तो ये और रिलैक्स हो सकता है, तो आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब भाषा में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैम मेरा इंग्लिश वीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इंग्लिश मीडियम में अटेम्प्ट देने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। देखिए, अगर आपकी भाषा वीक है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करो रोज हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ने की, उसके साथ साथ डिक्शनरी साइड में रखो, मोबाइल में डाउनलोडेड, और कोई भी वर्ड अगर कठिन दिखे, समझ ना आए, तो उसमें सर्च करो। आराम से आपकी वोकैब, आपकी इंग्लिश की शब्दावली यहाँ पर विकसित हो जाएगी अगले 1 साल में, और आप एग्जाम को दे पाओगे। देखिए, यूपीएससी बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश आपसे मांगता भी नहीं है, जितनी काम भर की चाहिए वो रोज अखबार पढ़ने से यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो मेरा कहना यह है कि ये जो फालतू के डाउट्स हैं, इन पर अपना दिमाग मत लगाओ, और बच्चा लोग, आप लोग इससे आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने इस चक्कर में यहाँ पर ऐसा होते हुए देखे, इनको यही पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसके अलावा दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम ये भी है, मैंने बच्चों का देखा है कि बच्चे अपना वैकल्पिक विषय निर्धारित करके नहीं रखते,
अक्टूबर आ जाता है, नवंबर आ जाता है, दिसंबर आ जाता है, उन्हें मई में प्रीलिम्स देना होता है, उन्हें पता नहीं होता ऑप्शनल क्या ले, और इनको लगता है कि प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, बाद में ऑप्शनल डिसाइड करेंगे। देखिए ये एक डिजास्टर्स स्ट्रैटेजी होती है। आपका ऑप्शनल पहले से ही निर्धारित होना चाहिए। अगस्त एंड आ गया, अगर आपका वैकल्पिक विषय अभी निर्धारित नहीं है तो अभी के अभी upsc.gov.in यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, वैकल्पिक विषयों की सूची को देखिए और अपने ऑप्शनल को निर्धारित कीजिए। कुछ अच्छे ऑप्शनल मैं आपके सामने यहाँ पे बता देती हूँ जो कि स्कोरिंग है। जैसे पीएसआईआर में मार्क्स आते हैं, लेकिन पीएसआईआर बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है और इसमें करंट का बहुत ज्यादा जुड़ाव होता है, तो बच्चों को कवर करने में दिक्कत होती है। इसकी तुलना में सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र इजी है, एंथ्रोपोलॉजी भी इजी ऑप्शनल है। इसके अलावा आजकल लिटरेचर यानी जो साहित्य के वैकल्पिक विषय हैं उनमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, बाकी साहित्य के विषय, कोई और अगर आपको भाषा आती है, किसी और क्षेत्र से हो भारत के, तो इनमें से कुछ ऑप्शनल चूज कर लेती है जिनमें से इनमें इंटरेस्ट आ रहा है। इसके पुराने सवाल देखिए, इन सभी ऑप्शनल के पुराने सवालों के साथ, पीवाईक्यू के साथ इनका पाठ्यक्रम देखिए और जहां रुचि आ रही है वहां आप अपना वैकल्पिक विषय निर्धारित कर लो कि ये मेरा वैकल्पिक विषय है। ये आप सभी बच्चा लोग को अगले 10 दिन के भीतर करना है और 10 डेज के बाद आकर यहाँ पे कमेंट भी करना है इस वीडियो के नीचे, तभी मैं मानूंगी कि हाँ आप यूपीएससी के वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हो, वरना मैं मानूंगी कि आप यहाँ पर ठीक तरीके से काम नहीं करते। इसके अलावा आपको हर चीज पढ़ते टाइम इन 4 बातों का ध्यान रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए सबसे पहले कि चीजों को आसान बनाइए, आपका स्रोत निर्धारित है, आपको उसी से पढ़ना है। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें लग रही है कि यहाँ एक्स्ट्रा चीज दी हुई है वेबसाइट में इधर उधर, तो उसको अपने स्रोत में डाल लो, सोर्स में डाल लो, लेकिन पढ़ना वही है जो एक बार निर्धारित कर लिया, जो अच्छा स्रोत है उसी को पढ़ना है। इसके साथ साथ उसको आपको समझ के पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना है। देखिए यूपीएससी कभी भी रट्टा मारने वाले बच्चे को फेवर नहीं करता है। प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन आज भी प्रीलिम्स काफी हद तक एनालिटिकल है, विश्लेषण पर आधारित हो गया है। रोट लर्निंग ना प्रीलिम्स में ना मेंस में कहीं भी फीचर नहीं की जाती। तो आपको जब भी आप कुछ पढ़ें अपने आप से सवाल पूछने हैं। सबसे पहले ये कि आप क्या पढ़ रहे हो, दूसरा कि आप ये क्यों पढ़ रहे हो, इसका महत्व क्या है ना। कोई घटना पढ़ रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हो, तो उसका कुछ तो महत्व होगा, इसीलिए उसको आपको पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर आपको ये भी पढ़ना है कि वो चीज कैसे हो रही है। जैसे इतिहास में कोई घटना हुई कैसे हुई, भूगोल में कोई घटना हुई कैसे होती है, सुनामी आती है कैसे होता है, मेंस में इस बार सवाल आया है, राइट। तो कैसे और कहाँ हुआ, राइट, ये सब आपको अपने आप से सवाल पूछने हैं। और जब आप अपने आप से ज्यादा सवाल पूछोगे तो आप ज्यादा यूपीएससी के स्तर पर आते जाओगे, क्योंकि सवाल पूछने से एक इंसान अपने आप विकसित होता है, राइट। तो इसको ध्यान देना है। इसके बाद आप इन चीजों को अपने दिमाग में रिटेन करके, स्टोर करके, यानी संचय करके रख सके। क्योंकि बच्चा लोग के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, पॉलिटी पढ़ा मैम, याद नहीं है 10 दिन बाद, ये पढ़ा ध्यान नहीं है। इसके लिए मैं आपको 2-3 ट्रिक्स बता देती हूँ। सबसे पहले है एमसीक्यू। जो मेन आपके 5 सब्जेक्ट्स है ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इनके लिए आपको हर एक सब्जेक्ट को कवर करने के बाद प्रीलिम्स का कोई ना कोई टेस्ट देना। अब वो कोई भी टेस्ट हो सकता है, राइट, लेकिन उस टेस्ट को आपको देने की कोशिश करनी है जिससे कि आपको वो चीज ध्यान रहे, राइट। और उसी में रिटेन करने के लिए दोबारा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो यहाँ पर। तो वो रिटेन मतलब मैं आपको एमसीक्यू, पीवाईक्यूज का डिस्कशन और एमसीक्यू जो आप सॉल्व करेंगे, टेस्ट सॉल्व करेंगे, उसके डिस्कशन के लिए भी गाइडेंस दे दूंगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ट्रिक्स बना के रखनी है, जो चीजें मुश्किल है उनकी ट्रिक्स बनाकर रखिए। इसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और इसको बताने की कोशिश करूंगी कि मैंने कौन कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल की थी, है ना। तो ये आपको काम आएगा रिटेन करने के लिए। ऐसा नहीं कि परेशान होना है कि मैम रिटेन नहीं हुआ। देखो अगर आप कोई सब्जेक्ट करते हो, पढ़ते हो, इसके बाद उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो, एक प्रीलिम्स का उसका पेपर लगा लेते हो, तो वैसे भी आपको काफी चीजें ध्यान रह जाएंगी प्रीलिम्स के आधार पर, राइट। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी रिवाइज करेंगे, ज्यादा रिवाइज करेंगे, ज्यादा चीजें को रिविजिट करेंगे, बार पढ़ेंगे, तो वैसे भी चीजें ध्यान रहेंगी, है ना। तो इसी हिसाब से चलना है। अगला आपको निरंतर यानी कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है 4 महीने पढ़े और प्रीलिम्स के पास आने वाले महीनों में थक गए, मैम मन नहीं कर रहा, मैम परेशानी हो रही है, मैम स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है। इन सारे बहानों को छोड़ दो बच्चा लोग। अगले 1 साल तक अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है, इसी निरंतर एटीट्यूड के साथ, दृष्टिकोण के साथ इस रणनीति को, इस ब्लूप्रिंट को यहां पर देखना है जो मैं अब आपको बताऊंगी। देखिए सबसे पहले मैं आपका स्टार्ट करती हूँ सिलेबस राज्य व्यवस्था से। अभी अगस्त आखिर का महीना चल रहा है, बिल्कुल आखिर के दिन। तो मैं कहूंगी कि अगर आपने इसे सितंबर 1 से चालू किया है तो इसे सितंबर 20 तक आप पूरा फिनिश कीजिए और 20 सितंबर तक आप एक टेस्ट लगाएंगे प्रीलिम्स का। और इस टेस्ट को लगाने के बाद यहाँ इस कमेंट बॉक्सेस में रिपोर्ट करेंगे कि मैम मैंने प्रीलिम्स का यहाँ पर एक टेस्ट लगा दिया है, राइट।
इसके बाद आप इतिहास को शुरू करेंगे। इतिहास में 3 हिस्से करने हैं, प्राचीन, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, है ना। आर्ट एंड कल्चर अभी के लिए मैंने छोड़ दिया, वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये 3 आपको न्यूनतम से न्यूनतम 45 दिन में पूरे करने ही करने हैं। यानी अगर आप 20 सितंबर से इसको शुरू करते हैं तो 20 सितंबर से लेकर 5 नवंबर तक ये आपका पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद अगले 20 दिन आपको यहाँ पर 5 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक भूगोल की तरफ ध्यान देना है। इसके बाद अर्थव्यवस्था में आपको अगले 25 नवंबर से लेकर 25 दिन जो आपके पास है, यानी दिसंबर 20 तक आपको इसमें ध्यान देना है। और इसके बाद पर्यावरण को आप 20 दिसंबर से शुरू करके यहाँ पर जनवरी 10 तारीख तक, यानी अगले 20 दिनों तक यहाँ पर कर लेंगे। ये पूरा रोड मैप है, इसको फॉलो कीजिए, जिससे कि कम से कम आपके बेसिक जो आधारभूत विषय हैं वो पूरे हो जाएंगे, राइट। यहाँ पर अगर आपको समय मिले, देखिए समय मिले तो छोटे छोटे विषय इसके साथ ही कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास इतिहास में समय बच गया 45 दिन के ज्यादा, तो आप थोड़ा सा समाज और सामाजिक न्याय के विषय को उठा लीजिए और इसके बारे में भी छोटे छोटे PDF या छोटे छोटे टॉपिक्स जो है मेंस के, उनको इसी के साथ में पढ़ लीजिए। अगर आपके पास भूगोल और पर्यावरण में थोड़ा सा समय बच गया तो मेंस के हिसाब से पर्यावरण के जो टॉपिक्स हैं इनको थोड़ा और डिटेल में देख लीजिए, आर्टिकल्स को डिटेल में देख लीजिए। इसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा का विषय कर लीजिए, आपदा प्रबंधन भी इससे जुड़ा हुआ है। इन विषय को आप टाइम देने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। देखिए इतना तो बेयर मिनिमम करना है आपको अगर आप एक फ्रेशर हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इन विषयों को इनके साथ ही, छोटे छोटे विषयों को हमारे मेन विषयों के साथ ही जोड़कर आपको करना है। अगर पॉलिटी में आपको 20 दिन नहीं देने, आप ऑलरेडी पॉलिटी पढ़ चुके हो, अभी अभी पढ़ा है या पहले बहुत बार पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर ये जो 20 दिन निर्धारित है इसके साथ आपको अपना गवर्नेंस यानी कि शासन का विषय और अंतरराष्ट्रीय संबंध का विषय भी यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप अर्थव्यवस्था ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो इसके साथ कुछ और विषय आपके जो पेंडिंग है इस पूरे सिलेबस से, जैसे अगर आपको टाइम मिलता है इन पूरी प्रक्रिया में तो नीति शास्त्र यानी एथिक्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 150 से ज्यादा मार्क्स दिला सकता है यूपीएससी मेंस में और आपकी रैंक को मेक और ब्रेक कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर आपको इन सब्जेक्ट्स के साथ एथिक्स के लिए टाइम निकालने की कोशिश करनी है। और भी टाइम बचता है, पहले से प्रिपेयर कर रखा है, तैयारी कर रखी है पहले से, तो इन विषयों के साथ दूसरे ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे इतिहास के साथ आज़ादी के भारत का इतिहास, 1946 के बाद का इतिहास और यहाँ पर विश्व इतिहास कर सकते हो। बाकी आर्ट एंड कल्चर तो हम करेंगे ही सही, कला एवं संस्कृति, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के साथ ही हमें कवर करना है। समझ में आ गया? ये रोड मैप आपको पूरा फिनिश करना है, जिसकी वजह से आप दूसरों के कंपैरिजन में काफी आगे निकल पाओगे। अब थोड़ा सा दिनचर्या की बात कर लेते हैं। देखिए जो बच्चा जॉब करता है उसको लगभग 6 घंटे मिलते हैं, तो उसको क्या करना है, जब वो ट्रैवल कर रहा है, जब वो इधर से उधर ऑफिस में जा रहा है ना, जब वो ऑफिस में बैठा है, तो उसको करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी घटनाओं में ध्यान देना है, क्योंकि समसामयिकी घटनाएं, करंट अफेयर्स आप कहीं से भी कवर कर सकते हो। इसके लिए आप वीडियो फॉलो कर सकते हो। इसके लिए बहुत अच्छा सोर्स है ऑल इंडिया रेडियो की स्पॉटलाइट प्लेलिस्ट, सरकारी यहाँ पर जो आपके सोर्सेज हैं उनमें बहुत बढ़िया है। इस पर आप इसको आप सुन सकते हो रोज, ऑल इंडिया रेडियो स्पॉटलाइट। इसके साथ साथ यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको अखबार अपने ट्रैवल के टाइम पीरियड के साथ ही यहाँ पर कवर करना रहेगा। और जो जॉब करने वाला बच्चा है, इसलिए बाकी बचे 6 घंटे में 4 घंटे या 3.5 घंटे उसे अपने सामान्य ज्ञान पर ध्यान देना है और बाकी 2 से 2.5 घंटे उसे अपने वैकल्पिक विषय ऑप्शनल पर ध्यान देना है। वैकल्पिक विषय आपको दिसंबर तक करना है, उसके बाद आप वैकल्पिक विषय छोड़ देंगे, उसके बाद आप प्री की तैयारी में लग जाएंगे। वहीं एक रेगुलर बच्चा है, इसे कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है, उसे डेली 1.5 घंटा कम से कम अखबार में ध्यान देना है। अभी 1 से 1.5 घंटा मैं आपको सजेस्ट करूंगी सीसैट पर भी ध्यान दीजिए, 1 घंटा समथिंग, धीरे धीरे सीसैट होता रहेगा। इसके साथ साथ सामान्य ज्ञान में आपको ध्यान देना है अभी 4 से 5 घंटा या 4 साढ़े 4 घंटा, और इसके साथ साथ वैकल्पिक विषय में 2 से 3 घंटे दिसंबर तक देने चाहिए। देखिए आपके पास ज्यादा समय है, उसका इस्तेमाल कीजिए और जंग के लिए ज्यादा तैयार रहिए, मस्ती कम कीजिए थोड़ा सा। ऑप्शनल में भी आपको पता है, आप अपना पूरा सिलेबस, अपना पूरा पाठ्यक्रम एक बार दिसंबर 20 की तारीख डिसाइड कीजिए और इसमें 10 दिन का बफर रखिए। कैसे भी करके कोशिश कीजिए कि दिसंबर 30 तक आपका ये वैकल्पिक विषय पूरा हो ही जाए, जिससे जनवरी 1 से आप प्रीलिम्स की तैयारी में लग पाए, वरना काफी दिक्कत होती है भविष्य में और तैयारी करने में प्रॉब्लम होती है।
अब जब मैं जनवरी से चालू करूंगी आपके प्रीलिम्स की तैयारी को, तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर, इसके साथ साथ आधुनिक भारत का इतिहास, है ना, ये सारे विषय एक साथ आपको कवर करने रहेंगे इतिहास में। और जनवरी में इनको शुरुआत कीजिए और इसे 45 दिन में पूरा पूरा निपटाइए। क्योंकि देखिए होता क्या है, 45 दिन क्या, मैं तो कहूंगी 30 दिन में निपटा दो। जनवरी 1 से लेकर जनवरी 31 तक इसको निपटा दो। क्योंकि देखिए जितना जल्दी आप इतिहास निपटाओगे उतना आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी में काफी आगे रहोगे। क्योंकि इतिहास से काफी सवाल पूछे भी जाते हैं। इतिहास इजी भी होता है लेकिन पॉलिटिक्स इतना इजी नहीं है, तो इतिहास से स्टार्ट करना अच्छा भी होता है। इतिहास लेंदी है, बड़ा है, जल्दी जल्दी इसको निपटा दोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स में टाइम मिलेगा और उस टाइम का आप अच्छा सदुपयोग कर सकते हो। तो 30 दिन में पहले इसको निपटाइए, उसके बाद आप आएंगे ज्योग्राफी और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स को। और क्योंकि पहले आपने पहले कवर कर रखा है तो इसको भी 30 दिन में यानी पूरे फरवरी मंथ में एक बार आप निपटा देंगे। इसके बाद जो टफ सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण वाले, इसको आप 40 दिन देकर मार्च 10 तक इसको पूरा पूरा निपटा देंगे। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, चलो मार्च 10 से आप शुरू करोगे अपना सेकेंड रिवीजन, है ना। यहाँ प्रीलिम्स के लिए 3 रिवीजन, ये पूरी डिटेल आपको और मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये सर्च करोगे एज इट इज टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। कम से कम 3 रिवीजन आपका हर एक सब्जेक्ट का होना चाहिए। जो सब्जेक्ट मैंने आपके सामने अभी बोर्ड पर लिखे थे 9 सब्जेक्ट्स, उनका कम से कम 3 बार रिवीजन होना चाहिए। पहला रिवीजन मार्च 10 तक हो जाना चाहिए। दूसरा रिवीजन आप मार्च 10 से शुरू करेंगे। इसके बाद अप्रैल 10, अप्रैल 20, लगभग यहाँ पर अप्रैल 20 तक ये दूसरा रिवीजन आपका चलेगा, लगभग 40 दिन का, राइट। इसके बाद आपका तीसरा रिवीजन शुरू होगा अप्रैल 20 से लेकर यहाँ मई तक। जितना, जैसे मई मिड में, मान लो मई 15 को एग्जाम है तो मई 10 तक आप तीसरा रिवीजन अपना कर लोगे। ऐसे करते करते आपको न्यूनतम से न्यूनतम 3 बार रिवाइज करना है। उससे ज्यादा कर सको, 5 बार 6 बार कर सको तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन रिवीजन के साथ साथ आपको टेस्ट में भी ध्यान देना है। कम से कम प्रीलिम्स के 80 से 100 टेस्ट आपको करने ही करने हैं। और इस हर टेस्ट को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, देखिए जब आप जनवरी में स्टार्ट करोगे तो आप प्रीलिम्स को टेस्ट को हर दूसरे दिन करोगे। यानी पहली तारीख को टेस्ट किया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरी को किया, चौथे को छोड़ दिया। लगभग 1 महीने तक ऐसे टेस्ट कीजिए। मैं तो ऐसे ही करती थी। बाद में फरवरी से आप रोजाना टेस्ट दीजिए, रेगुलरली टेस्ट दीजिए, जिससे कि आखिरी तक आपके 80 से 100 प्रीलिम्स के टेस्ट होंगे ही होंगे। जो आप पढ़ रहे हो उससे जुड़े हुए विषय का टेस्ट दीजिए, है ना। उससे कुछ अलग भी दे सकते हो रिवीजन के लिए या अलग से पर्पसेस के लिए, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर टेस्ट सॉल्व करने की पद्धति ये होनी चाहिए कि आप सुबह उठते ही टेस्ट दीजिए और सुबह जैसे तैसे करके 8 बजे तक उठ ही जाइए। क्योंकि वरना प्रीलिम्स में बहुत दिक्कत आती है। 10-12 बजे उठने वाले बच्चों को उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता प्रीलिम्स में। तो जब आप टेस्ट यहाँ पर देंगे तो बाकायदा से 2 घंटे का समय दीजिए, यानी 1 घंटे 45 मिनट का अलार्म क्लॉक लगाइए, फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए और टेस्ट देने बैठ जाइए। इसके पहले नाश्ता वाश्ता, चाय वाय सब हो जानी चाहिए। बीच में एक बार नहीं उठोगे, वॉशरूम के लिए उठना है तो उठ जाओ, वरना नहीं उठोगे। और इसके बाद आपको आधे घंटे का एक ब्रेक लेना है। आधे घंटे के ब्रेक के बाद आपको इसी टेस्ट के सॉल्यूशंस को उठाना है और इसके सॉल्यूशंस में देखना है कि कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, है ना। पहली बात तो कौन से टॉपिक से गलत हुए, दूसरा क्यों गलत हुए, क्या सिली मिस्टेक थी या फिर ज्ञान की कमी थी, है ना। अगर सिली मिस्टेक थी तो अगली बार ध्यान रख सकते हो, अपने टेबल पे लिख के रख लो, ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर ज्ञान की कमी थी तो उस ज्ञान की कमी को पूरा करो, सोल्यूशन को पूरा पढ़ के, किताब को पूरा पढ़ के, है ना। लेकिन 2 घंटे के भीतर भीतर ये आपका टेस्ट का विश्लेषण भी पूरा होना चाहिए। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हो तो आप समझ जाओ कि प्रीलिम्स में आप काफी पीछे रहने वाले हो। डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, वाकई वास्तविकता है ये, ऐसा होता है। आज के समय में ज्यादा टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। आप मार्च तक, यहाँ पर मार्च के आखिर तक सेक्शनल टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अप्रैल और बचे हुए मई के महीने में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सॉल्व नहीं करने, आपको फुल लेंथ टेस्ट उठाने, यानी पूरे सब्जेक्ट के टेस्ट उठा के उनको कवर करना है पूरी तरीके से। तभी आप एग्जाम के लिए, अपनी परीक्षा के लिए वाकई तैयार हो जाओगे। ये आपकी प्रीलिम्स तक की स्ट्रैटेजी है। इसके बाद प्रीलिम्स के बाद तक की स्ट्रैटेजी, एक बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर लो, उसके बाद मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर ये रणनीति आपको काम आई है तो डेफिनेटली यहाँ पर इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप जरूर लिखिएगा प्रीलिम्स के पहले कि मैम मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने। ये वीडियो तब तक भी आई थिंक रहेगा। और प्रीलिम्स के बाद भी जरूर लिखिएगा कि मैम प्रीलिम्स क्लियर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच। ऑल दी वेरी बेस्ट पीपल।